नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आप अपना परसेंटेज का टाइप 1 डे 3। तो देखो हमने 40 तक क्वेश्चन कर लिए थे, हम 41 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को अपने। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू से ही मैं कह रहा हूँ कि आपको अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना है, टेबल याद करने हैं जितने आप मैक्सिमम याद कर सकते हैं। मैं भी आपको एक क्लास दूंगा, बताऊंगा आपको क्या क्या याद करना है, कैसे कैसे करना है। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए, अभी कुछ दिनों पहले मैंने बताया था यूपी पैट का एग्जाम हुआ था अभी, तो बच्चे वहां से पेपर देकर आए हैं, तो सभी ने मुझसे बताया कि एग्जाम बहुत लेंथी आया है, बहुत टफ आया है, बहुत टफ आया है। लेकिन टफ नहीं था एग्जाम में कैलकुलेटिव पोर्शन ज़्यादा था। आप देखें, मैथ में कैलकुलेशन आएगी, आपका 10th तक का मैथ आना है, उसमें भी आपको कैलकुलेशन ना पूछे तो आपका एग्जाम किस चीज़ का वो। आप ये देखिए, जब हम छोटे थे तो हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते थे, जैसे 24 में 13 ऐड करना है तो हम 4 और 3 7, 2 और 1 3 ऐसे जोड़ते थे 1 बाई 1। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है, अब आपको दो दो डिजिट एक साथ जोड़ने की कोशिश करनी ही करनी है। जैसे 24 और 13, डायरेक्ट आप 37 बोलने की कोशिश करें, डायरेक्ट करने की कोशिश करें। देखो ये आया हमारे पास जैसे 929, ये आया 735। अब आप देखें 29 और 35 को मैं एक साथ जोड़ूंगा इसमें, तो 29 को 30 मान लेता हूं, इसे 34 मान लेता हूं, तो आसानी से जुड़ जाएगा। देखो 30 और 34, 30 और 34, 64 हो जाएगा। 64 यहां आ जाएगा, 9 और 7 16 हो जाएगा, 1664। अब आप देखो, मैंने कुछ बच्चों को ऐसा करते हुए देखा है, 9 2 और कह रहा है 929 और 735, वो ऐसे जोड़ते हैं, 9 और 7 16, 16 अलग कर लिया, 3 2 5 50 अलग कर लिया, 7 9 5 14, 14 अलग कर लिया, फिर जोड़ेंगे। आप ये देखिए, अरे मेरी नज़र में तो निहायत ही बेवकूफ़ी है ये। जब आपको 0 0 लगा के जोड़ना है तो सीधे जोड़े ना, 9 5 14 4, फिर तो बेसिक पे आ जाए अपने। आप कोशिश करें दो दो डिजिट ही जोड़ने की कोशिश करें, इस चक्कर में ना पड़े इधर से जोड़ रहा हूं मैं, इधर से जोड़ रहा हूं। जिधर से जोड़ें पूरा नंबर लिखें, अगर नहीं लिख सकते पूरा नंबर तो इस तरीके से बिल्कुल मत करें। तो एग्जाम जो पीईटी का एग्जाम हुआ था वो कैलकुलेटिव था, लेकिन उसमें कैलकुलेशन मैक्सिमम वो थी जो मैं आपको याद कराने वाला हूं, और मैंने याद कराई भी है आपको। मैंने आपको परसेंटेज टेबल लिखवाई है, मैं आपको कराऊंगा 1 2 दिन में पेपर। आप देखिए, मैं डीआई जो लूंगा यहाँ पर वो पूरी परसेंटेज टेबल बेस है। अगर आपने परसेंटेज टेबल अच्छे से याद की है तो आपको कैलकुलेशन सारी याद करी हुई मिलेगी उसमें। शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 41 से, बाकी बात बाद में करेंगे। देखो इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 41 में, कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 12.5% इन फर्स्ट ईयर। जो एक कस्बे की जनसंख्या है वो पहले 12.5% की वृद्धि होती है। देखो सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू उनकी पता हो, 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 1/8 इंक्रीज हुआ है, तो 8 से 1 इंक्रीज होकर वो कितना हो गया, 9। तो इस 1 को हटा देता हूं मैं, तो 8 और 9 का रेशो हो गया है, तो हमारे पास हुआ है 8 से 9। आप देखें अब 22.22% इन सेकेंड ईयर, यानी कि दूसरे साल में 22.22 लिखेंगे क्योंकि 11 का टेबल है, तो ये 2/9 इंक्रीज हुआ है, इसकी वैल्यू 2/9, यानी कि इंक्रीज हुआ है तो 9 से 2 ऐड कर देंगे, 11 हो जाएगा। जस्ट इसके बाद कह रहा है वाइल डिक्रीज बाय 14:2/7% इन थर्ड ईयर। तीसरे साल में 14 से ही 2/7% की कमी आई है। देखो 14 से ही 2/7% का मतलब जो होता है वो होता है 1/7। तो कमी आएगी तो 7 से 1 कम होकर 6 हो जाएगा, यानी कि पॉपुलेशन पहले 7 थी, 1 कम होकर 6 हो गई। अब उसने बोला है यदि 3 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या 14 लाख थी तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट प्रेजेंट इन इफ, हमें बताना है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में कितनी है। इफ 3 ईयर एगो द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज 14 लाख, 3 साल पहले उसकी जो पॉपुलेशन थी, वो कस्बे की जनसंख्या वो 14 लाख थी। तो देखो पहले वाली जनसंख्या ये है, बाद वाली जनसंख्या ये है, ये इंक्रीज और डिक्रीज के बाद आया, ये पहले वाला है। अब देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे रेशो लेंगे हम, 9 से 9 कैंसिल, 2 से कटिंग करेंगे 3, 2 से कटिंग करेंगे 4, तो ये होगा 28 और ये होगा हमारे पास 33। अब आप देखें ये पहले वाली और ये बाद वाली जनसंख्या है। इसने कहा है 3 साल पहले जनसंख्या 14 है, इसको कह रहा है वो 14, तो देखो हाफ कह रहा है, तो इसको कितना बोलेगा, तो इसका हाफ कितना होगा जी 16.5, यानी कि 16.5। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन टफ नहीं है ये भी, बस आपको रिदम देखना है, क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, सीधे हो जाएगा। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही आसान है और लॉजिकल है। आप देखें सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 42 में, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीज बाय इन फर्स्ट ईयर 18:2/11%
increase 28:4/7% in second year while decrease by 22.22 या फिर 22:2/9% in third year. What is the population of town at present if 3 years ago population of town was 22 lakh. यानी कि 3 साल पहले पॉपुलेशन 22 लाख दे रखी है, जैसे 14 लाख दे रखी थी. अब हमें बतानी है जनसंख्या कितनी होगी, तो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ. देखो ये आसान दे रखा है हमें, इसका मतलब होता है 2/11, सीधे लिखा हुआ है. इसका मतलब होता है हमारे पास 2/7, इसका मतलब होता है 2/9. अब हम क्वेश्चन करेंगे. उसने बोला है एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 2/11 की कमी आई है. तो 2/11 की कमी का मतलब है 11 था, 2 कम होकर 9 हो गया. उसके बाद उसने बोला है दूसरे वर्ष में 2/7% की वृद्धि हुई है. तो 2/7% का मतलब है नीचे 7 था, 2 बढ़कर 9 हो जाएगा. कम होता तो 5 हो जाता. अभी वृद्धि हुई है तो 7 से 2 बढ़कर ये 9 हो गया है. उसके बाद उसने बोला है तीसरे वर्ष में उसमें 2/9 की कमी आई है. 2/9 का मतलब 9 से 2 कम होकर 7 हो जाएगा. देखो 2/9 है तो हम मानेंगे 9 है, 2 की कमी होगी तो 7 हो जाएगा. बस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले की जनसंख्या, ये अब की जनसंख्या. अब देखो 9 से 9 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो ये अनुपात जो आएगा हमारे पास, अनुपात 11:9 आएगा. 11 और 9 का रेशो. अब देखें आप 11 को कह रहा है वो 22, क्योंकि 3 साल पहले जनसंख्या 22 है, पहले वाली जनसंख्या है 22, अब वाली जनसंख्या कितनी होगी 18. यही हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. इसने बोला है इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 16.67% एंड हाइट डिक्रीज्ड बाय 25%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम. देखो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम मतलब पहले जो वॉल्यूम था और जो अब वॉल्यूम बनेगा उनमें कितना चेंज हो गया है, उसे परसेंटेज में बताना है. तो आप देखें जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो πr² होता है. ये आपको याद होना चाहिए. जो बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है. अब जो हमारे पास रेडियस चेंज होगी और हाइट भी चेंज होगी, तो हमारे पास जो आयतन का फॉर्मूला है वो तो यही रहेगा πr²h. बस r और h की वैल्यू चेंज हो जाएंगी. आप देखो रेडियस स्क्वायर में है और h सिंपल है, तो आप सिंपल सी बात देखें, रेडियस में तो 2 बार बदलाव होना है क्योंकि 2 बार है. r² का मतलब r इंटू आर है. h सिंपल 1 बार है तो 1 बार होगा हमारे पास चेंज. अगर ये सवाल हमारा जनसंख्या बेस्ड होता तो उसमें कहता कि एक शहर की जनसंख्या में 2 बार वृद्धि हुई है और उस अगली बार उसके हाइट को अगर जनसंख्या ही माने तो उसमें कमी हो गई है. देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करता है, क्वेश्चन सेम रहता है. आप देखें 16.67 की वृद्धि हुई है, रेडियस है ये 16 से ही 2/3 होता है, इसका मतलब होता है 1/6 और 25% का मतलब होता है 1/4. अब क्वेश्चन को देखते हैं. देखो आपको जो भी फॉर्मूला आए, किसी पे भी आ जाए, स्पेयर पे क्वेश्चन आएगा, आपको सिलेंडर पे क्वेश्चन आएगा, तो आपको देखना है कि स्क्वायर है तो 2 बार प्रोसेस होना है, सिंगल पावर है तो 1 बार प्रोसेस होना है. अगर सर्कल की बात करता, सर्कल का स्क्वायर एरिया होता है πr², तो पाई को हम इग्नोर कर देंगे, r² का मतलब है 2 बार चेंज होना है. ठीक है. अगर पेरीमीटर की बात करता तो पेरीमीटर होता है सर्कल का, वृत्त का परिमाप जो होता है वो 2πr होता है, तो 2π को हम इग्नोर कर देते. r सिंगल होता तो सिंगल 1 बार करते ट्रीटमेंट, इसमें r² है तो 2 बार करेंगे. तो रेडियस में जो भी चेंज होगा वो 2 बार करेंगे हम. रेडियस में 1/6 की वृद्धि करनी है तो 6 से 1 बढ़ना है, 7 हो जाएगा. लेकिन r² है तो 2 बार करना पड़ेगा, 6 से 7. उसके बाद आप देखें त्रिज्या जो ऊंचाई है, ऊंचाई में 1/4 की कमी करनी है, तो 4 से 1 कम हो जाएगा. कितना हो जाएगा जी हमारे पास 3. 4 से 1 कम होकर हमारे पास हो जाएगा 3. अब कैलकुलेशन करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा. आप देखें 6×6 36, 3 से काटोगे 36 को 12, तो ये हो गया 12 चौक 48 और ये हो गया हमारे पास 49. तो आप सिंपल सी चीज़ देखें, सॉरी 49 बोला था, लिख मैंने गलती है, ये हो गया 49. तो आप देखें जो वॉल्यूम था वो पहले 48 था, 1 बढ़कर 49 हो गया है, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है ये देखना है. तो 1 इंक्रीज हुआ है 48 पर, बेस है पुराना वाला, इंटू 100, इसे परसेंटेज में बताना है. अब आप देखें इसकी परसेंटेज के लिए आप कैलकुलेशन करेंगे. 4 से काटेंगे 12, 4 से काटेंगे 25. ठीक है, कटिंग करके बता देता हूँ मैं. 4 से काटा 12, 4 से काटा 25. अब 25/12 इसको लिखेंगे आप 2 12 दूनी 24, 1/12. अब वृद्धि हुई है तो इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 से ही 1/12 इंक्रीज. ठीक है जी. लेकिन आप इसमें एक पॉइंट और देखें, जब हमारे पास यहाँ आया था 1 इंक्रीज हुआ है 48 पे, 1/48. तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है, 1/48 है तो इसे अपनी परसेंटेज टेबल जो हमने याद की है उससे लिंक करना है. अगर नहीं लिंक होगा
तो हम इस तरीके से करेंगे। अगर वो लिंक हो जाता है तो हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। आप देखो हमने याद किया था 1/24, 1/24 जो था वो हमारा था 4:1/6%। ये इसका हाफ है, तो देखो हाफ करना है तो 4 का हाफ करोगे आप, ये हो जाएगा 2। 1/6 का हाफ करोगे तो 1/3 नहीं होगा, 1/12 हो जाएगा, हाफ करना है हमें। तो 1/6 का हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 1/12। यही हमारा आंसर था। देखो मैंने यही निकाला था, कटिंग करके जो निकाला था। तो कोशिश करनी है जो हमने परसेंटेज लिखी हैं उन्हीं की ही कमांड करके हम अच्छे से करें। देखो हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। ABCD अगर हमने बचपन में पढ़ी थी तो 1 साल पूरा दिया था। अब आप देखो, आप सोचोगे भी ना तो आपको ये याद नहीं आएगा किस टीचर ने याद कराया था आपको। तो मैं भी यही चाहता हूं कि आप पढ़ें और इतने पारंगत हो जाएं कि आपको ये भी याद न रहे कि मैंने भी आपको सिखाया है कुछ। आप अच्छे से सीखेंगे और आपकी नौकरी लग जाएगी तुरंत। मैथ में आपको कभी गलत होने की चांस नहीं होंगे। बस कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है जी आपको। क्वेश्चन देखते हैं अगला। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 12.5%, व्हाट इज द नेट इंक्रीज इन सरफेस एरिया। एक गोले की त्रिज्या में 12.5% की वृद्धि की गई है, तो उसके सतह क्षेत्रफल में पूछा है कितना वृद्धि होगी या कमी होगी। जब त्रिज्या में वृद्धि की है तो वृद्धि होगी। तो आप देखें गोले का जो सतह क्षेत्रफल होता है, जो स्फीयर होता है, गोले का सतह क्षेत्रफल, गोले का सतह क्षेत्रफल जो होता है वो याद होना चाहिए, नहीं होगा तो भी इसमें काम चल जाएगा। गोले का सतह क्षेत्रफल वो होता है हमारे पास 4πr²। तो 4πr² होता है। अब आप देखें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। अब देखो जब हम रेडियस को चेंज करेंगे, जब उसके बाद हम सरफेस एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला तो यही रहेगा 4πr², लेकिन आर चेंज हो जाएगी। तो आप देखो r² में है तो आर में कितनी बार चेंज हो रहा है, 2 बार। तो हम रेशो से लेंगे और 2 बार चेंज करेंगे बस। 12.5% की वृद्धि का मतलब होता है 1/8। 8 से 1 इंक्रीज होकर 9 हो जाएगा, तो 2 बार करना है क्योंकि स्क्वायर है। 8 से 1 इंक्रीज होकर 9, एक बार और करना है 8 से 1 इंक्रीज होकर 9। तो ये तो हो गया 64, ये हो गया 81। तो आप देखिए पहले जो एरिया आ रहा था हमारा वो 64 आ रहा था, अब जो एरिया आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 81। तो आप देखो कितना इंक्रीज हुआ है, ये हुआ है 17 इंक्रीज, 17 इंक्रीज हुआ है 64 पर। ये कितना परसेंट है। अब आप देखो जो हमने इसमें परसेंटेज टेबल लिख रखी है, याद कर रखी है, वो भी आप लगाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन टिपिकल पड़ जाएगा वो, क्योंकि 64 वाली हमारे पास है नहीं। 16 से लिंक करके भी कर सकते हो। कटिंग करते हैं हम इसके 4 से, 16 से 4 से काटते हैं 25, 25 गुणा 17 करेंगे हम तो 425 हो जाएगा। ये बटे करना है 16, बस 16 से नॉर्मल के तरीके से डिवाइड ही करना है। 16 दूनी 32, 10 बचेगा, 105 हो गया। 16 से कम 96, 9 बचेगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2, 6 और यहाँ पर 9/16%। अब आप देखिए इंक्रीज हुआ डिक्रीज, ये इंक्रीज हुआ है, ये रहा 26 सही 9/16 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी। ये कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। देखो इस क्वेश्चन पे पीईटी की डीआई पे क्वेश्चन आया था, पीईटी की डीआई पे। अब जिसने दिया होगा वो पहले ढूंढ ही लेके इस पे कैसा क्वेश्चन आया था, क्योंकि परसेंटेज की लैंग्वेज चेंज करता है, हमें करता है चैप्टर चेंज हो गया। मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन लग रहा था बच्चों को, जबकि वो सिंपल प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, उसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का। आप देखें ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो ए और बी दो की बात कर रहा है। ए का वेतन जो है बी के वेतन से 50% अधिक है। देखो 50% अधिक है तो 50% का मतलब होता है 1/2, तो हम बी को मान लेंगे 2, तो ये 1 एक्स्ट्रा होकर 3 हो जाएगा। ठीक है, 50% अधिक कर दिया हमने। अब देखो वो बोल रहा है तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है, तो जो बी का वेतन है वो ए से कितने परसेंट कम है। तो बी का वेतन ए से 1 कम है, किससे, ए से 3, कितना परसेंट है ये बताना है हमें। तो 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3। देखो क्वेश्चन में बोला था एज सैलरी 50% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की जो सैलरी है वो 50% ज़्यादा है बी की सैलरी से, तो बी का 50% माना 1/2, तो बी 2 माना, हमने 1 एक्स्ट्रा करके 3 कर दिया। उसने पूछा है देन व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए, तो कितना परसेंट लेस है ए से बी की सैलरी, तो कितना लेस है, 1 लेस है 3 से। अब देखो पैड के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन ऐसे था 50% जो परसेंटेज है वो दे रखी थी हमें एसपी पे, ये निकालनी थी सीपी पे। देखो ये 1/2 है, हमें कम की तरफ जाना है, देखो उसने कम ही बोला है ना, तो आप देखो 1/2 से कम की तरफ आएंगे तो एक इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऊपर 1 रहेगा नीचे हो जाएगा 3, तो आप देखें 1/3 ही हमारा आंसर था। हो सकता है ये चीज़ थोड़ी सी कम समझ में आए, लेकिन आगे जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से आपको ये समझाने वाला हूँ। फिलहाल ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है। मोहन सेव्स 40% ऑफ हिज सैलरी। मोहन अपनी सैलरी का 40% बचा रहा है। सोहन सेव्स 22% ऑफ हिज सैलरी। देखो मोहन की सैलरी हम मान लेते हैं एम है, तो मोहन ने अपनी सैलरी का 14% सेव किया है, तो इसने 14% सेव किया है। दूसरे वाले व्यक्ति को सोहन की सैलरी मान लेते हैं हम एस, तो सोहन अपनी सैलरी का 22% सेव कर रहा है। ठीक है जी। उसने बोला है इफ बोथ गेट द सेम सैलरी, यानी कि मोहन और सोहन की जो सैलरी है एम और एस मानी है दोनों सेम है, या तो दोनों का एम मान लो या दोनों का एस मान लो, सेम सैलरी है, उसने ये बोला है। एंड सोहन सेव्स 1540, यानी कि 1540 रुपीज। व्हाट इज द सेविंग ऑफ मोहन? तो मोहन की सेविंग हमें बतानी है, सोहन की सेविंग हमें दे रखी है ये 1540 रुपये। अब आप सिंपल सी चीज देखिए, मोहन की सेविंग और सोहन की सेविंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की जब सैलरी सेम है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो दोनों की सेम है, उसी पर ही हमारे पास 22% सेव करना है और ये उसी पर ही 14% सेव करेगा। यानी कि कोई नंबर है जिसका 22% सेव किया है, किसने? उसका 22% सेव किया है सोहन ने, वो कह रहा है 1540 है। तो आप देखें 1 को कितना कह रहा है ये 7 गुना है, तो 70 गुना कर देंगे, 22 सत्ते 154 होते हैं। तो एक को कह रहा है 70, एक यूनिट का मतलब हो गया 70 हमारे पास। उसने पूछा है मोहन कितनी बचत करा है। मोहन जो है उस सैलरी का 14% बचा रहा है जिस सैलरी का सोहन 22% बचा रहा था। तो हमारे पास 22% के बराबर 1540 है, तो हमें 14% के बराबर बताना है कितना होगा। तो आप देखें 22 के बराबर 1540, एक के बराबर 70, तो 14 के बराबर करना है। तो 14 गुणा 70 आपको याद होगा पढ़ा 14 का, तो 14 गुणा 70, 14 सत्ते 98, 980 रुपये। यही हमसे पूछ रहा है इसमें। आगे देखते हैं बच्चों। ये कह रहा है एक कर्मचारी के मासिक वेतन में 2/3 की वृद्धि की जाती है, जो उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं। तो उसे देखो वृद्धि करने के बाद उसे मिल कितने ज्यादा रहे हैं, उसे 72 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, तो उनका मासिक वेतन है ये बताना है। इफ द मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज इंक्रीज बाय 2:2/3%, ही गेट्स 72 रुपये मोर। हिज सैलरी बतानी है, हिज मंथली सैलरी बतानी है। अब आप देखो, हम किसी भी पर्सन की सैलरी में जितना इंक्रीज करेंगे उतना ही तो इंक्रीमेंट होगा 72 रुपये जो उसने कहा है। भाई उसने कहा है परसेंटेज तो हमने इतनी इंक्रीज की, अब 2 से ही 2/3, लेकिन रुपए इंक्रीज हुए 72 के, यानी कि परसेंटेज बराबर है 72 रुपये के। तो जो उसकी टोटल सैलरी, इसे एक्स मान सकते हो, टोटल सैलरी जो है उसका 2 से ही 2/3% अगर आप निकालते हैं वो 72 रुपये है। तो इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, 2 3 6 2 8, यानी कि 8/3% के बराबर है 72 रुपये। अब देखो परसेंट है, हम परसेंट का 100 लगा लेते हैं नीचे, ये रहा, बस सोल्व करना है। 8 से आप इसे काटेंगे 9, 3 की गुणा करेंगे तो सैलरी जो हमने मानी है वो हो जाएगी 9 या 2700। यही वो हमसे पूछ रहा है बस। आगे देखते हैं बच्चों। उसने बोला है अभिषेक तिवारी स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड ही इंक्रीज्ड हिज एक्सपेंडिचर बाय 6:2/3%। हिज सेविंग विल देन बी इंक्रीज बाय, उसकी सेविंग जो है कितनी इंक्रीज हो गई ये बताना है। आप देखिए उसने कहा है कि अभिषेक तिवारी है कोई, वो अपनी इनकम का 75% खर्च कर देते हैं। देखो 75% खर्च करेगा तो 25% बचाएगा, क्योंकि परसेंटेज में 100% इनकम मानेंगे हम। अब जो इनकम और इनकम जो है उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सपेंडिचर और सेविंग, यानी कि एक्सपेंसेस और सेव, जो उसकी सेविंग है। 75% वो एक्सपेंसेस कर रहा है तो 25% वो सेविंग कर रहा है। अब उसने क्या किया, उसकी आय जो है 20% से बढ़ा दी, आय 20% से बढ़ा दी और साथ ही साथ उसने अपने खर्चे भी 6 से ही 2/3 से बढ़ा दिए। तो बाद में उसकी जो बचत है उसमें प्रतिशत वृद्धि पूछी है। तो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है उस तरीके से देखते हैं, फिर इसमें नॉर्मल देखते हैं, हम रेशो मेथड लगाने की कोशिश करते हैं। आप देखो 20% का मतलब है और यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 1/15, ये भी याद हो आपको, 1/15, ये 1/5 होता है। देखो हम नॉर्मल मानते हैं, जो इनकम है अभिषेक की इनकम वो हमने मान ली 100 रुपये। तो आप देखो जो एक्सपेंसेस है उसने बोला है अभिषेक जो है 75% खर्च कर रहा है, तो 100 मैंने इनकम मानी है तो 75 खर्च कर रहा होगा, तो सेव कितना कर रहा होगा 25। ठीक है जी, भाई इतना समझ में आ गया होगा। अब आप देखो इसने आगे बोला है उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई है, तो इसकी आय में अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो इसका 20% बढ़कर ये 120 हो जाएगा। क्लियर? अब आय में इतनी वृद्धि हुई है लेकिन उसके खर्चों में, व्यय में 1/15 की वृद्धि हुई है, खर्चे हैं उसकी ये। तो देखो इसका 1/15 अगर आप निकालेंगे तो 5 आएगा, तो 5 की वृद्धि हो गई, खर्चे हो गए 80। अब 120 से 80 हमारे खर्च हो रहे हैं, 120 हम कमा रहे हैं, 80 खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितने रहे होंगे 40। तो आप देखिए उसने पूछा क्या है,
उसके बाद उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि होगी, तो उसकी बचत में वृद्धि बतानी है कितने प्रतिशत है। कह रहा है हिज सेविंग विल देन बी इंक्रीज बाय, उसकी सेविंग कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप देखो सेविंग 25 थी 40 हो गई, तो 15 से इंक्रीज हुई है सेविंग, किस पे 25 पर, तो कितना परसेंट है खुद ही कर लेंगे। 25 चौका 100 और 15 चौका 60, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक चीज़ और देखिए आप, देखो परसेंटेज के साथ साथ मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन और एवरेज ये दोनों भी थोड़े थोड़े पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इन क्वेश्चन पे मिक्सचर एलिगेशन लग जाएगा, लेकिन मैं अगले क्वेश्चन पे लगाऊंगा, इसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आप देखें मिक्सचर एलिगेशन और रेशो मेथड, हम इसमें रेशो मेथड भी लगा सकते हैं, मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हैं। मिक्सचर एलिगेशन क्या चैप्टर है, जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत मैथ पढ़ रखा होगा उन्हें पता होगा कि मिक्सचर एलिगेशन में क्या करते हैं, हम दो वैल्यू रखते हैं, बीच में एक एवरेज रखते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं बस। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी हम किसी चीज़ के दो पार्ट करेंगे, जब भी टोटल पॉपुलेशन को दो पार्ट में बांटेंगे, मैन या वोमेन में, या फिर सिंपल इंटरेस्ट में हम मूलधन को दो पार्ट में बांटेंगे, एक इस परसेंट दर पर एक दूसरी परसेंट दर पर, या फिर हम अपनी इनकम को दो पार्ट में बांटेंगे, एक खर्चा और एक बचत, इसमें तो उन सब में मिक्सचर एलिगेशन लगेगा ही लगेगा। यानी कि किसी भी एक चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो मिक्सचर एलिगेशन लग जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर शुरू होने से पहले ही मैं आपका आधे से ज़्यादा खत्म कर दूंगा। आप देखें इसकी इनकम दो पार्ट में डिवाइड हुई है। सबसे पहले हम रेशो मेथड की बात करते हैं। इसकी इनकम दो पार्ट में डिवाइड हुई है। वो जो रेशो मेथड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो रेशो मेथड साथ साथ एवरेज भी है। प्रॉपर एवरेज जो होगा वो एवरेज चैप्टर पे स्टार्ट होगा आपका, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हम एवरेज लगाएंगे जिससे कैलकुलेशन आसान लगेगी आपको। देखना आप आगे के क्वेश्चन होंगे ना, और नेक्स्ट सीट में क्वेश्चन होंगे, उससे अगली सीट में क्वेश्चन होंगे, उसमें भी हम एवरेज मेथड लगाएंगे। रेशो मेथड जो है, रेशो और एवरेज कंबाइंड। आप देखें अभिषेक ने 75% खर्च किया। 75% का मतलब होता है 3/4। तो हमने माना 3/4 के अकॉर्डिंग तो उसकी इनकम जो है वो 4 है, उसका जो खर्चा है एक्सपेंसेस, उसका एक्सपेंसेस 3 है। तो आप देखें उसकी सेविंग जो होगी वो 1 होगी, क्योंकि इन दोनों का टोटल होता है इनकम। भाई मेरा खर्चा और मेरी बचत, इन दोनों का टोटल होता है मेरी इनकम। अब आप सिंपल चीज देखें, उसने बोला है आय में 20% वृद्धि हुई है, यानी कि इसमें 20% की वृद्धि हुई है, उसके खर्चे में 20/3 की वृद्धि हुई है, उसकी सेविंग में बताना है कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या लिखा है मैंने। अब आप सिंपल सी चीज देखें, अगर मैं 20% की वृद्धि करता हूं किसी एक वस्तु में, देखो परसेंटेज जो होता है वो एवरेज की तरह ही होता है। जैसे मैंने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, उस पर 10% लाभ लिया, तो 100 रुपए की गुड्स मैंने परचेज किया, उस पर 10% प्रॉफिट है, तो 100 का 10% हो जाएगा 10। लेकिन अगर मैं बात करूं मैंने 1000 रुपए की वस्तु खरीदी है और 100 रुपए का प्रॉफिट लिया है, तो जो 100 रुपए है वो इस 1000 का भी 10% है। देखो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी लेकिन परसेंटेज सेम रहेगी, परसेंटेज कभी ज़्यादा नहीं होगी। परसेंटेज 10% प्रॉफिट है तो 10% प्रॉफिट ही होगा। अगर आप 10 लाख का माल भी बेचेंगे तो भी 10% प्रॉफिट होगा, लेकिन उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। तो ये होता है एवरेज। अब आप देखें 20% इंक्रीज हुआ है 4 वस्तु पे, तो 4 की गुणा करूंगा 20 में कितना हो गया 80, तो इनकम में हुआ है इंक्रीज 80। अब 3 की गुणा करता हूं मैं इसका, ये हो गया 20। अब आप देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को मिलाकर जितना इंक्रीज होगा वही इनकम होगी। भाई जो हमारी आय है वो बढ़ी है 80, और आय जो बढ़ेगी वो हमारे खर्चे और सेविंग में जितनी बढ़ोतरी होगी उसके बराबर ही होगी, क्योंकि इन दोनों के टोटल के बराबर ही इनकम होती है। तो आप देखो ये 80 था, ये 20 है, इन दोनों का टोटल 80 है, इन दोनों का टोटल 80 है, 20 हमें दे रखा है तो ये 60 होगा। अब आपको क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है, तो 60% आंसर आ गया हमारे पास। ये रहा 60%, यही आपको कराया था। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को। विपिन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट ऑफ हिज इनकम। सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, अभिषेक तिवारी वाली। इसने बोला है कि 75% इसने खर्च कर दिया तो 25% बचा लिया। तो आप देखें इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, अगर विपिन 75% खर्च कर रहा है, देखो 75% का जो मतलब होता है वो 3/4 होता है, तो हम इनकम मान लेते हैं 4, खर्चे उसके हो गए 3 और उसकी सेविंग हो गई 1। सीधे रेशो मेथड लगाएंगे, आसान है बहुत, और एक दो बार करेंगे आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। उसकी आय में 20% वृद्धि हुई है, तो देखो उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई है, उसके व्यय में 10% वृद्धि हुई है, उसके व्यय में 10% वृद्धि हुई है। कह रहा है ना, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर 10%, लिख दिया 10%, देन द इंक्रीज इन सेविंग, उसकी बचत में कितने परसेंट इंक्रीज हुई है ये बताना, वृद्धि हुई है। तो आप देखो मल्टीप्लाई करें 80, ये जो 80 वृद्धि है ये इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों का टोटल है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 30। तो आप देखें
इन दोनों का टोटल है 80, तो ये 50 होगा। तभी तो देखो 30 में क्या जोड़ें जो 80 बन जाए, तो 30 को घटा दीजिए या फिर सीधे दिख जाएगा 50 है। 1 से भाग करेंगे तो 50% हमारा आंसर आ गया। यही कह रहा है हम सवाल में। क्लियर? आगे देखते हैं। देखो, एक क्लर्क को वर्ष 2015 में 3660 रुपए का वार्षिक वेतन मिलता है। एक क्लर्क रिसीव्ड एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 3660 इन द ईयर एंड 2015। यानी कि एक क्लर्क है, उसे 2015 में 3660 रुपए की सैलरी मिली है। दिस वॉज 20% मोर देन हिज सैलरी 2014, जो कि इसकी 2014 की सैलरी से 20% ज्यादा है। यानी कि पहले सैलरी उसकी कम थी, अब ज्यादा है। देखो 2014 और 2015 की ये बात कर रहा है। 2015 में इस पर्सन को जो रुपए मिल रहे हैं वो 3660 रुपए मिल रहे हैं। उसने बोला ये जो सैलरी है, दिस वॉज 20% मोर देन हिज सैलरी इन 2014। इससे 20% एक्स्ट्रा है। देखो 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर इसकी सैलरी पहले 5 थी तो 1 एक्स्ट्रा होके 6 है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। 6 को कह रहा है 3660, 5 के इक्वल आपको बताना है। तो आप 6 से इसकी कटिंग करेंगे तो 6 छिंग 36, 6 कम 6 0, 1 के बराबर 610, 5 के बराबर बताना है तो 5 में गुणा करनी है आपको 610 की। तो 3050, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल। देखो आपको अगर ये चीज ऐसे समझ में नहीं आ रही तो आप ऐसे लिखेंगे, 6 के बराबर है 3660, 1 के बराबर होगा 610, भाग कर दिया मैंने 6 से, और 5 के बराबर बताना है तो ये 5 की गुणा कर देंगे 3050। कोशिश करें आप डायरेक्ट ऐसे लिंक करके मल्टीप्लाई करें। आगे देखते हैं। ए बी और सी कुल आय का 333, कुल आय जो है रुपए में 333 है। ए बी सी की जो कुल आय है वो 333 है। इसे है लगा लेना, यहाँ पर है। चलो जी, ए बी सी की जो कुल आय है वो 333 रुपए है। वे क्रम से 80%, 75% और 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। देखो आय हमें दे दी 333, एक जो है वो 80% खर्च कर रहा है, एक 85% खर्च कर रहा है और एक 75% खर्च कर रहा है। उनकी बचत जो है 7-6-9 के रेशो में है और बी की आय बतानी है। देखो इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, आपको याद रखना है। जो हमारी आय होगी वो खर्चे और बचत का टोटल होगी। अब जो अनुपात हमें इसमें दिया है वो 7-6-9 का जो अनुपात है वो बचत है, और बचत मैं यहाँ रेशो से भी निकाल सकता हूँ बच्चों। यहाँ मैं बचत रेशो से भी निकाल सकता हूँ। आप देखें मैं लिखता हूँ ए बी सी की जो इनकम है वो 333 मैंने ऊपर रख दिया। अब ए बी और सी की बात मैं ऐसे कर रहा हूँ। ए जो है 80% खर्चा कर रहा है एक्सपेंसेस, बी जो है 85% खर्चा कर रहा है एक्सपेंसेस हो गया, सी जो है 75% खर्च कर रहा है। अब आप देखो उसने आगे जो हमें दिया है वो बचत के बारे में बात की है। उसने आगे जो दिया है हमें बचत के बारे में बात की है। तो बचत का जो अनुपात है वो 7-6-9 है। आप देखो दे स्पेंड 80%, 85% एंड 75% रेस्पेक्टिवली एंड द रेशो ऑफ देयर सेविंग बी 7, 6 और 9। तो रेशो जो है सेविंग का वो 7, 6 और 9 है। तो देखो सेविंग तो मैं यहाँ से तब निकालूंगा। देखो अगर मेरे पास 100% इनकम है तो 100 में से 80 ए खर्च कर रहा है तो बचत कितनी हो रही है 20, तो मैं 20% बचत रखूंगा। ऐसे बी 85% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी हो रही है उसकी 15%, तो यहाँ 15% रख दूंगा। सी 75% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी हो रही है 25%, तो यहाँ 25% रख देंगे हम। सिंपल सी चीज़ है, तो इसको ही लिखते हैं 20% इसकी बचत हुई है। देखो मैं सेविंग की बात कर रहा हूँ और सेविंग का जो रेशो है मेरे पास दे रखा है 7, 6 और 9, इक्वल रखेंगे सीधे। अब आप देखो इसको अलग कर देते हैं। 20% बचा है, 80% के बाद 20% बचेगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो ये 1/5 को बोल रहा है 7, तो 7 पंजे 35। तो ए की जो पूरी इनकम है वो 35 हो गई है, गुणा कर दिया हमने। बी की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो बी 85% खर्च कर रहा है, 85% खर्च कर रहा है तो 15% बचा रहा होगा। देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करनी है। 15% का मतलब होता है 3/20। नहीं याद है तो 15/100 करेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/20। ठीक है जी। तो 3/20 की वैल्यू है 6 इसमें। भाई 3/20 इसकी बचत है, इसको करा है 6, 3 से काटोगे 2, 20 दूनी 40। तो बी की जो बचत हो गई वो 40 हो गई। अब सी की बचत, सी के रह गया हमारे पास। अब देखो बी की जो बचत थी वो 6 थी जो 3/20 के बराबर है। तो मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई करी तो 1 के बराबर आ गया मेरे पास 40। तो जो 1 के बराबर आया है वो इसकी इनकम है, टोटल इनकम। ऐसी इसकी बात करते हैं, इसने 75% खर्च किया है तो 1/4
बचाया होगा। जब 75% कोई व्यक्ति खर्च करेगा तो 25% बचाएगा, तो 25% के बराबर दे रखा है 9, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाए 36। तो ये ए बी सी की हमारे पास 36 है, 39 लिख दिया, बोला 36 ही था मैंने, तो ये हमारे पास हो गया 36। अब देखो ए बी सी की हमारे पास इनकम आ चुकी है, तो ए बी सी की इनकम का रेशो ये रहा, ए बी सी इनकम ये रही, शुरुआत में दे रखी है, बस रेशो में डिवाइड करना है। पूछी किसकी वैल्यू वो निकाल लेते हैं, बी की आय पूछी है तो 40 के बराबर बताना है मुझे। तो आप देखो ऑप्शन में देखते हैं 40 से कटने वाला नंबर कौन सा है, ये रहा। सोल्व भी कर लेते हैं, देखो तीनों की इनकम 36, 35, 71, 71, 40, 111, तो 111 को वो बोल रहा है पूरी इनकम 333, 333, 1 को बोलेगा 3, बी की इनकम पूछिए 40, तो 40 के बराबर हमें बताना है 120। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो कह रहा है 25% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू द 80% एनुअल सैलरी ऑफ बी, यानी कि ए का 25 ए की सैलरी का 25% बी की सैलरी के 80% के बराबर है। ठीक है, मंथली सैलरी ऑफ बी इज 40% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ सी, एनुअल सैलरी ऑफ सी इज 6 लाख, देन व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ ए। मंथली सैलरी पूछिए जी इसने, अब आप देखें ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। यदि सी का वार्षिक वेतन 6 लाख है तो ए का मासिक वेतन कितना होगा। अब आप देखें अगर मैं वेतन को बराबर रखता हूं, ए का 25% बराबर है बी के 80% के, ये रख दिया बराबर। बी का वेतन जो है वो सी के वेतन का 40% है, यानी कि सी का जितना भी वेतन होगा उसका 40% बी का वेतन होगा, और बी का जो सी का वेतन है वो उसने 6 लाख दे रखा है सालाना, सी का जो वेतन है वो 6 लाख रुपए है सालाना। ठीक है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते हैं। आप देखें सी का 40% निकालेंगे हम तो 6 लाख का 40% होता है 240, 2,40,000। क्लियर, तो ये सैलरी आ गई इसकी बी की। अब ए और बी का अगर अनुपात लेंगे आप तो 5 और ये हो जाएगा 16, तो ए बटे बी बराबर हो गया हमारे पास 16/5। तो आप देखें बी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू 16 होगी, तो ये 5 के बराबर है, 16 के बराबर आपको निकालना है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 24 8 192 दूनी 384, तो इनकी मल्टीप्लाई हो गई 384 और आगे 4 जीरो हैं बटे 5। तो देखो जब भी आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका दुगना करना है, एक जीरो हटानी है और दुगना करना है, तो इसका दुगना कर देंगे आप 768,000, ये 3 जीरो हो गई हमारी। ठीक है जी, तो हमारे पास ये आ चुका है, लेकिन आप देखो ये हमारे पास वार्षिक वेतन की कहानी चल रही है, मासिक वेतन निकालने के लिए इसे 12 से भाग करना पड़ सकता है। ठीक है, खैर आंसर हमें ये दे रखा है तो यही लगा देते हैं, क्योंकि 64,000 है ही नहीं ऑप्शन में। आगे देखते हैं बच्चों। ए मैन हैड ए सर्टेन अमाउंट विद हिम, कह रहा है एक आदमी के पास एक निश्चित राशि थी, उसने उसमें से 30% एक वस्तु खरीदने के लिए खर्च किया। ही स्पेंड 30% ऑफ दैट टू बाय एन आर्टिकल एंड 10% ऑफ रिमेनिंग ट्रांसपोर्ट एंड देन ही डोनेटेड ₹60। इफ ही इज लेफ्ट विद 1200 द अमाउंट ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट इज। देखो इस क्वेश्चन में बड़ी सिंपल सी कहानी है, मैं इसे पहले नॉर्मल सोल्व करके दिखाता हूँ फिर एक लाइन में बताता हूँ, और अंतर भी आप समझ लेना कि हम इस सवाल को एक लाइन में कर क्यों पा रहे हैं। एक आदमी के पास एक निश्चित राशि थी, उसमें से 30% इसने एक वस्तु खरीदने पर खर्च कर दी और शेष का 10% परिवहन पर खर्च किया है। देखो जब भी रिमेनिंग की बात करेगा हमसे तो हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, लेकिन परसेंटेज वाला जो हमने अभी एक शहर की जनसंख्या में वृद्धि और वृद्धि हुई थी कमी हुई थी उसे किया था, उससे ही करेंगे थे हम। तो आप देखो एक आदमी के पास 30% खर्च कर दिया वस्तु खरीदने के लिए। देखो 30% होता है 3/10, तो 10 में से 3 खर्च करें तो 70 बचेंगे, 7, 10 में से 3 खर्च करेगा 7 बचेंगे। शेष का 10% परिवहन पे, 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो देखो 1/10 का मतलब 10 का 1 परिवहन पे खर्च कर दिया तो 9 बचे। तो ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू है, सबसे लास्ट वाली वैल्यू है।
अब उसने बोला था कि उसने 60 रुपए दान दे दिए, तब उस पर 1200 रुपए बचे हैं। देखो 60 रुपए दान देने के बाद 1200 बचे हैं, अगर वो दान नहीं देता 60 रुपए तो उस पर 1260 रुपए बचे होते। तो हमें यही लेके चलना है कि 1260 रुपए बचे हैं उसके पास। तो देखो 9 सत्ते 63 और 10 दाम 100, 63 में इसको कह रहा है 63 रुपए बचे हैं, वो कह रहा है 1260 रुपए बचे हैं। तो आप देखेंगे इसका दोगुना करके जीरो लगा रहा है, यानी कि 20 टाइम्स है, 20 गुना है। तो हमें इसका ही 20 गुना करना है, तो टोटल इनकम जो हो जाएगी वो 2000 रुपये हो जाएगी। ठीक है जी, 2000 रुपये तो हमारे पास आ गए। कहाँ है? 2000 नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि उसने परिवहन पर कितनी राशि खर्च किया है। देखो परिवहन पे उसने राशि खर्च की थी, वो यहाँ पर की थी राशि खर्च। तो आप देखो 10 से 7 करना पड़ेगा, पहले शुरुआत को करना पड़ेगा दोबारा से। अगर हम इस मेथड से करते हैं तो सवाल को दोबारा से सोल्व करना है हमें। आप देखो 2000 रुपये हैं, उसने इसमें से 30% वस्तु खरीदने पे, तो इसका 30% निकालिए आप, कितना आएगा? 600 वस्तु खरीदने पे खर्च कर दिया, बचे 1400 रुपये। 1400 के बाद उसने बोला है से इसका 10% परिवहन पे, तो इसका 10% परिवहन पर है, तो इसका 10% ही पूछा है हमसे, 140। ये रहा आंसर हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। मैं 1260 यहाँ लिख रहा हूँ जी, जो 60 जोड़ा था हमारे पास, ये हो गया 140। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, इसने हमसे कहा था, मैं दोबारा से रीड कर रहा हूँ और अच्छे से समझना आप इसे। एक आदमी के पास एक निश्चित राशि थी, उसने उसमें से 30% वस्तु खरीदने पर खर्च कर दिया और शेष का 10% उसने परिवहन पे खर्च किया। उसके पास कितनी राशि बची? 1260 राशि बची है। देखो परिवहन पे खर्च करने के बाद 1260 है। देखो शेष की बात कर रहा है, यहाँ पर शेष की बात कर रहा है। तो जब भी आपसे शेष की बात करेगा, इसने पूछा क्या है? परिवहन। देखो इसके शेष का 10% परिवहन पर, तो परिवहन आ रहा है यहाँ पर, तो जहां परिवहन आ रहा है उसके पहले की लाइन को आप जीरो कर दो। आपको क्वेश्चन यहीं से शुरू करनी है, और क्वेश्चन यहीं से शुरू करेंगे तो आप देखिए 10% परिवहन पे खर्च किया है। जब कोई व्यक्ति 10% परिवहन पे खर्च करेगा तो 10 से 9 हो जाएगी राशि। क्लियर? इस 10 से 9 का मतलब है 10 रुपए उसके पास थी इनकम, एक उसने परिवहन पे खर्च किया, 9 उसने बचा लिए, तो 9 को कह रहा है वो यहाँ पे 1260। तो आप देखिए 9 से डिवाइड करोगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 140, जो उसने पूछी थी आंसर। तो जब भी रिमेनिंग की बात करेगा सक्सेसिव मेथड लगेगा। अगर उनमें से कोई भी बीच की कहानी वो पूछ लेता है तो उससे पहले का सवाल आप जीरो कर देना। चाहे इसमें 10 बार वो खर्चा कर लेता तो भी हम उससे पहले की कहानी जीरो कर देते, जब पूछा है वहीं से शुरू करते सवाल। आगे देखते हैं। अमित के पास एक निश्चित रकम थी, इंग्लिश में देखते हैं पहले। अमित हैड ए सर्टेन अमाउंट विद हिम, अमित के पास एक निश्चित राशि है। ही स्पेंड 20% that to buy a car and 5% of remaining to maintenance of a bike. Then he gifted rupees 120. If he is left with rupees 1400, then find the total amount. अब इसमें भी वही कहानी कह रहा है। देखो 1400 रुपये बचे हैं 120 गिफ्ट देने के बाद, तो हम गिफ्ट वाले रुपए वापस ले लेंगे और सक्सेसिव पूछेंगे। टोटल अमाउंट पूछिए। देखो इससे पहले वाले सवाल में था तो उसमें बीच में से कुछ पूछा था, तो बीच में से कुछ पूछा तो हमने पहला वाला सवाल जीरो कर दिया, लेकिन इसमें टोटल पूछा है तो शुरुआत से लेकर लास्ट पे जाना है। तो ये सक्सेसिव मेथड से ही लगाएंगे, रेशो लगाते हैं और डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले 20%। देखो उसने कहा अमित के पास एक निश्चित रकम थी, उसने उसमें से 20% कार खरीदने में खर्च करता है। 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 1 खर्च करेगा, 4 बचेगा। शेष का 5% बाइक के रखरखाव पे। देखो 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो 20 में से 1 लेस करेंगे तो कितना होगा? 19। तो 20 में से 1 लेस करेंगे तो होगा 19। बस अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, अनुपात दे रखा है। ये बाद वाली वैल्यू है, शुरुआत वाली वैल्यू है, और जो बाद वाली वैल्यू है वो कितनी है? देखो 120 रुपये उपहार देने के बाद 1400 बचे हैं, तो मैं 120 रुपये उपहार वाले वापस ले लूंगा। जो बचे हैं उसके पास, ये बचे हैं 1520। अब जो कंपेयर करेंगे हम 1520 से करेंगे बाद वाली वैल्यू। अब देखो 4 से काटो 5, 5 पंजे 25, और यहाँ जो अनुपात आया वो आया 19 को कह रहा है 1520, तो 19 का 8 गुना होता है 152, तो ये 80 गुना है, तो ये 80 गुना हो गया। तो 25 का भी 80 गुना हम कर देंगे, 25 अट्ठे 200, 1 जीरो एरिया 2000। तो भाई ये रहा हमारा 2000 आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय, 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास भैंस और 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय और भैंस दोनों हैं। परिवार में कुल मिलाकर 96 परिवार हैं। देखो कुल मिलाकर जो है 96 परिवार हैं। कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है? देखो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे पाई चार्ट बनाकर पता नहीं किस किस तरीके से करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है, आप इसे लैंग्वेज से करें। जब भी 3 चीज होंगी, गाय भैंस और बकरी दे दी, तब हम चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चार्ट नहीं बनाएंगे इसका। आप सिंपल सी चीज देखें, इन ए विलेज ईच ऑफ द 60% ऑफ फैमिली हैज ए काउ। जो गाय हैं वो 60% परिवार के पास हैं, तो 60% परिवार के पास गाय हैं।
देखो उसने ये तो नहीं कहा है कि इन ए विलेज ईच ऑफ 60% फैमिलीज हैज ए ओनली काउ। ओनली काउ नहीं कहा है इसने, काउ बोला है, ओनली काउ नहीं बोला है, केवल गाय नहीं बोला है। तो केवल गाय अगर बोलता तो इसमें केवल गाय ही होती 60% परिवार में, भैंस नहीं होती। तो इसका मतलब इसमें कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो गाय के साथ साथ भैंस भी पाल सकते हैं या फिर पाल रहे होंगे। अब इसने दूसरी कंडीशन बोला है ईच ऑफ द 30 फैमिली हैज ए बफेलो, जो भैंस हैं वो 30% फैमिली जो है वो भैंस पाल रहे हैं, बफेलो पाल रहे हैं। तो देखो इसमें भी ऐसा नहीं बोला है ओनली बफेलो। आगे उसने बोला है ईच ऑफ 15% ऑफ द फैमिली हैज बोथ ए काउ एंड बफेलो, जो दोनों पाल रहे हैं, जो बोथ हैं वो हमारे पास 15% है। अब आप देखो जो गाय पाल रहे हैं वो 60% है, जो भैंस पाल रहे हैं वो 30% है, जो दोनों चीज पाल रहे हैं वो 15% है। तो आप देखो इस 60 में 15% दोनों वाले भी तो शामिल होंगे, और जो 45 परिवार होंगे वो ऐसे होंगे जो दोनों चीज नहीं पाल रहे होंगे, केवल सिंगल गाय पाल रहे होंगे। ऐसे ही 30% की बात करें तो 15% परिवार ऐसे हैं जो केवल जो दोनों पाल रहे हैं, और 15% ऐसे हैं जो केवल भैंस पाल रहे हैं। ठीक है जी, हम दोनों को ब्रेक कर सकते हैं। तो आपको सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है कि जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो जो दोनों में कॉमन है 15, वो इसमें भी है इसमें भी है। देखो अगर मैं बात करूं, ये x प्लस ए है, मैं मान रहा हूं इसे a, तो ये x प्लस ए है, तो ये है y प्लस ए, और ये a है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो a 2 बार हो जाएगा, तो मैं a को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास बनेगा गाय भैंस और दोनों। ये बिल्कुल प्रॉपर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, गाय भैंस और दोनों वाली, केवल गाय केवल भैंस और दोनों वाले। तो मुझे सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है, इन दोनों को ऐड करना है, 15 घटाना है। तो 60 और 30 90, 90 में से 15 घटाएंगे आप होगा 75। तो 75 परिवार ऐसे हैं जो गाय भैंस पाल रहे हैं या फिर दोनों पाल रहे हैं। तो 75% परिवार हैं जो गाय भैंस या दोनों चीज पाल रहे हैं। लेकिन बच्चे कितने, 25% परिवार, क्योंकि 100% होगा। 25% परिवार ऐसे हैं जो कुछ नहीं पाल रहे हैं। तो 96 हमारे पास था टोटल, 96 परिवार है, 96 का 25% कुछ नहीं पाल रहे, तो 25% होता है 1/4। कटिंग करेंगे आपका आंसर आएगा 24। आप देखो मुझे समझाने में जरूर वक्त लग गया होगा, हो सकता है आप जो भी बच्चे इस तरीके से करते हैं, मैं चाहूंगा कि आप ठंडे दिमाग से इस मेथड को भी समझें और एक लाइन में क्वेश्चन करने की कोशिश करें। आपको ये चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जब मैं आपको यहाँ सिखाने के लिए खड़ा हुआ हूँ तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ आप कोशिश करें वैसे वैसे करने की। जो कुछ भी आपने सीख रखा है थोड़ी देर के लिए उसे किनारे रख दें, मैं ये नहीं कह रहा भूल जाएं उसे। जो भी कुछ सीख रखा है उसे थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें, और जो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ उस डिटेल से आप इस क्वेश्चन को करें। आप देखें मैं इस क्वेश्चन को अगर पढ़ूंगा तो मुझे इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों, आप देखें एक गांव में 60% परिवारों में प्रत्येक के पास गाय है, 30% परिवारों में प्रत्येक के पास भैंस है, तो 90% परिवार हो गए गाय भैंस और दोनों वाले। उसने बोला है 15% परिवार के पास प्रत्येक के पास गाय भैंस दोनों है, तो 60 30 90 में से 15 घटाऊंगा 75%। 75% परिवार के पास गाय भैंस और दोनों है, तो 75% के परिवार के पास गाय भैंस दोनों है, तो बचे 25% परिवार जिन पे कुछ भी चीज नहीं है। 25% परिवार के पास कुछ भी नहीं है, उसने कहा है गाँव की जो जनसंख्या है वो 96 परिवार की है। 96 परिवार में जिसके पास कुछ भी नहीं है वो 25% है, तो 96 का 1/4 24 आंसर। यही हमने सोल्व किया था। ये तो इस क्वेश्चन में लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो बच्चे डायग्राम से बनाकर करते हैं वो डायग्राम से ही करेंगे। ये डर मत रखना कि डायग्राम नहीं बनाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, मैं बैठा हूं यहां पर सही कराने के लिए। जब भी 2 पर्सन होंगे या फिर 2 जीव होंगे, सजीव या निर्जीव जिसकी बात करेगा, उनको हम इसी मेथड से करने वाले हैं। आगे देखते हैं बच्चों, कह रहा है हॉल के एक सर्वेक्षण में, इन अ रिसेंट सर्वे, तो हाल के एक ही सर्वे में, मतलब कि रिसेंट की बात कर रहा है, इस हॉल का मतलब रिसेंट है, ये किसी पार्टी हॉल की बात नहीं कर रहा है। ए रिसेंट सर्वे 40% ऑफ हाउस कंटेन 2 और मोर पीपल। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्वे के अनुसार पाया गया है कि 40% घरों में 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं। तो देखो हम सिंपल सी चीज मानते हैं कि 100% घर हैं जिसमें 40% घर जो हैं, 40 ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं। अब आप सिंपल सी चीज देखें बच्चों कि ये घर ऐसे हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं, तो सॉरी फिर से गलत हो गया, अधिक 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं। तो आप देखें जो 60% घर बचे होंगे, 60, उनमें कितने लोग रह रहे होंगे। देखो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक में 40% घर आते हैं, तो बचे हुए 60% में केवल 1% रह रहा होगा। तो मैं 60 को लिख सकता हूं
ओनली 1%, ओनली 1%। अब आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है हमसे। उनमें 25%, जिन घरों में केवल एक व्यक्ति रहता है, ये रहे जिनमें केवल एक व्यक्ति रहता है, उनमें से 25% में केवल पुरुष रहते हैं। तो इसका 25% में केवल पुरुष रह रहे हैं जी। तो आप देखो 25% होता है 1/4। तो आप 60 का 1/4 निकालेंगे, 60 का 1/4 निकालेंगे तो होगा 15। 15 में केवल मैन रह रहे हैं जी। तो बचे हुए जो 45 होंगे, 60 में से 15 घटाएंगे 45, उसमें वोमेन रह रही होंगे। वोमेन वो भी कौन सी वाली? ओनली 1%। केवल एक औरत जिस घर में रह रही है वो 45 घर हैं ऐसे, ठीक है जी। तो 45 हाउस ऐसे हैं जिनमें केवल एक औरत रह रही है। अब उसने पूछा है उन सभी घरों का प्रतिशत क्या होगा जिनमें ठीक एक महिला या कोई पुरुष नहीं रहे। मान ले कि प्रत्येक घर में कम से कम एक व्यक्ति है। तो इसका मतलब ये भी कैसे कह दिया कि कोई भी घर खाली नहीं है। तो कम से कम एक महिला किस में रह रही है? 45। ठीक है जी। तो उन घरों का प्रतिशत बताइए जिनमें कोई ठीक एक महिला है। तो हमारे पास आ गया 45। अब 100 पे परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो हम डिजिट सोचते हैं वही आंसर होता है, इसी वजह से 100 माना जाता है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम इस शीट का। हमारा कल इसके बाद टाइप 2 शुरू होने वाला है। आप देखें, एक परीक्षा में इन ए एग्जामिनेशन ए गोट मार्क्स 10% लेस देन बी एंड ए गोट 10% लेस देन बी। ए को बी से 10% कम मार्क्स मिले हैं। बी गोट मार्क्स 25% मोर देन सी। बी को जो मिले हैं सी से 25% एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है जी। सी गोट्स 20% लेस देन डी। सी को जो मिले हैं वो डी से 20% लेस मिले हैं, 20% लेस। आगे उसने पूछा है इफ ए गोट 360 मार्क्स आउट ऑफ 500, ए को 360 मार्क्स मिले हैं 500 में से, देन डी गोट परसेंटेज मार्क्स। तो आप देखो ए को तो दे दिए नंबर 360 500 में से, तो 500 में से 360 मिले हैं तो कितना परसेंट है? 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से डिवाइड करना है तो जीरो काटेंगे और दुगना कर देंगे, 36 दूनी 72। तो उसने हमें ये तो बता दिया कि ए को 72 नंबर है। तो डी का हमसे पूछा है और डी के लिए हमें यहाँ पर इसने ये कहानी दे दिया। हिंदी में देख लीजिए आप। एक परीक्षा में ए को 20 से 10% कम, ए को 20 से 10% कम। तो देखो 10% कम का मतलब अगर यहाँ पर 10 होंगे तो यहाँ एक कम होकर 9 हो जाएगा। 10% कम का मतलब 1/10 होता है। 1/10 का मतलब 10 से एक कम होकर 9 हो गया। अब आप बी और सी की अगर बात करेंगे तो बी को कह रहा है सी से 25% ज़्यादा है। बी को सी से 25% ज़्यादा है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। सी को अगर 4 नंबर आएंगे तो इसको एक ज़्यादा होकर 5 हो जाएगा। अब आप सिंपल सी चीज़ देखें, बी यहाँ पे 10 है, यहाँ 5 है, तो दोनों को सेम कर लो पहले ही। तो मैं बी को सेम करूँगा 10, तो ये 8 हो जाएगा। तो मैं यही लिख रहा हूँ 8। तो 9, 10 और 8 ये ए बी सी का रेशो बन गया 7-7। रेशो प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन है ये, क्योंकि रेशो प्रोपोर्शन में भी आता है ए बी सी डी का रेशो निकालने के लिए। अब डी की अगर बात करते हैं, डी को मिल रहे हैं बी से, डी को जो नंबर मिल रहे हैं सी को डी से 20% कम मिल रहे हैं। ये कहा है सी को डी से 20% कम अंक मिलेंगे। तो 20% कम का मतलब अगर इसे 10 मिलेंगे तो इसे 8 मिलेंगे। तो इसे 8 है तो यहाँ 10 हो गया। हमारे पास अनुपात हो गया 9, 10, 8 और 10। अब आप देखो क्वेश्चन खत्म है। ए को नंबर मिले थे 72%, 9 को 72 कह रहा है, एक को 8 बोलेगा, डी के बताने हैं तो डी को कितना हो गया 80, 10 के बराबर बताना है ना 80। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, खत्म हो गई जी क्वेश्चन हमारे पास 80%। बस यही क्वेश्चन थे हमारे पास इस सीट में। देखो क्वेश्चन तो इतने ही रखेंगे आप, मेरी बात अच्छे से सुने। जो परसेंटेज टेबल मैंने आपको दी है बच्चों, वो आपको लिखनी है और याद करनी है सीधे सीधे लिखकर, बस सीधे सीधे उतारते रहिए। वो 1 महीने में कंफर्म याद हो जाएगी आपको। मैक्सिमम टीचर्स हैं जिन्हें भी ये परसेंटेज टेबल याद नहीं है, और याद ना होने का कारण भी क्या है, वो परसेंटेज टेबल को लिखवाते नहीं हैं। बस सीट पे लिखा हुआ आ जाएगा 9 से ही 1/11, 8 से ही 1/3, 6 से ही 2/3, बस उसको आप पढ़ा देंगे वो। तो यूज़ करनी ना करने की जो नौबत है वो आपके सर पे आनी है, टीचर के सर पे नहीं आनी है, क्योंकि टीचर्स को एग्जाम नहीं देना होता है। आपसे कहा जा रहा है आप याद करें तो आप उसे अच्छे से याद करें। मैं 1-2 दिन में जब DI कराऊंगा तब आपको उसकी अहमियत समझ में आ जाएगी। ठीक है, गुड नाइट सभी को, इतना ही रखते हैं हम।